नमस्ते। और लाल टोपी है एक तरफ और दूसरी तरफ पेशाब में चिराग जल रहे हैं। और आइए अब पता करते हैं कि उत्तर प्रदेश का लेटेस्ट हाल क्या है। आज 2 बड़ी-बड़ी रैली हुई हैं और भी बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। उसके बाद भी, उसके पहले भी करीब पिछले 2 महीने का, 2 हफ़्ते का लेखा-जोखा आज करते हैं बैठ के ओंकार चौधरी जी के साथ और अभिषेक तिवारी जी के साथ। आइए। स्वागत करता हूँ ओंकार चौधरी जी का और अभिषेक तिवारी जी का। नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार संजय सर। नमस्कार ओंकार सर। नमस्कार। आज के जो हाइलाइट हैं ओंकार जी, एक तरफ तो समाजवादी मौलाना जो हैं वो कह रहे हैं कि मौलानाओं के पेशाब से चिराग जलेंगे समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो इसका मतलब पेट्रोल की तो ज़रूरत रहेगी नहीं। और दीन की जो दावत है जो हमारे यहाँ चलती है, अगर आपने देखे हो तो वो दीन की दावत जो है वो बिल्कुल पुख्ता तौर से न केवल चलेगी बल्कि दौड़ेगी। और पाखाना शरीफ और मूत्र मुबारक के साथ समाजवादी की सरकार जो है वो सबके घर में जो अनाज पहुंचवाएगी वो बाकायदा उनसे छिड़क के और हलाल करके उसको और पहुंचवाएगी। उसके बाद ये निश्चित है कि जो गेहूं भी सबके घर में जाएगा वो हलाल होके जाएगा। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी ने लाल टोपी को उछाल दिया है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये हीटअप हो रही है पूरी बैटल? संजय जी, एक्चुअल में क्या है कि कई बार मुझे लगता है कि अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव जी की वजह से 5 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर रहे हैं, लेकिन जो उनकी समझ है, जो उनकी राजनीतिक समझ है, जो उनकी सामाजिक समझ है और जिस तरह के कम से कम मिनिमम संस्कारों की अपेक्षा एक पॉलिटिशियन से की जाती है, और ख़ास तौर से जब आप किसी बहुत जिम्मेदार सूबे के जिम्मेदार मुख्यमंत्री रह चुके हों, वैसा कुछ अखिलेश यादव में, उनके वक्तव्यों में दिखाई नहीं देता है। कई बार इस तरह की लूज टॉक वो करते हुए देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। जो आज का इनका पूरा शो था, संयोग से मेरठ जिले के जिस स्थान पर ये रैली आयोजित की गई थी वो मेरा गांव है दबथुआ, और ये मेरठ से करनाल हाईवे पर पड़ता है। आसपास के जो गांव हैं, दबथुआ है, बहादुरपुर है, बुबकपुर है, नानू है, ईंकड़ी है, जटपुरा है, इसी तरीके से पोहल्ली है और जटोली वगैरह है, बटजेवरा वगैरह, ये गांव वहां पर आसपास पड़ते हैं। उन गांव की उपस्थिति सभा में थी। इसके अलावा बागपत से, बड़ौद से, छपरौली से बसें भर करके मंगाई गई थी। मैंने वहाँ के लोकल लोगों से बात की है, क्योंकि मैं मेरठ में पत्रकारिता कर चुका करीब 15-16 साल। जो शुरुआती दौर था मेरा पत्रकारिता का, वो वहीं का था। तो वहाँ कई मित्र हैं पत्रकार, उनसे मैंने पूछवाया कि भाई क्या आलम था वहाँ पर, क्योंकि ये लोग तो दावा कर रहे हैं कि 2 लाख 3 लाख की भीड़ थी, पर जहाँ पर ये सभा थी उसकी कैपेसिटी ही एक तो इतनी नहीं है। दूसरे, ये सभा जो है बद इंतजामी की एक मिसाल बन गई। जो कैमरा पर्सन्स के लिए मंच बनाया गया था, वो मंच जो है भर भरा करके नीचे गिर गया। कई कैमरा कई कैमरामैन ये को तो जो है बड़ा अपशकुन हो गया साहब। जी, कई कैमरामैन को चोटें आई, कुछ के कैमरे टूट गए। इसके अलावा जो माइक सिस्टम था, साउंड सिस्टम था, वो इतना पुअर था कि जो पीछे खड़े हुए लोग थे उनको इनके भाषण समझ में ही नहीं आ रहे थे कि ये लोग बोल क्या रहे हैं। और जाम इतना बड़ा लग गया, क्योंकि गंग नहर पास से गुजरती है, तो नानू का जो पुल है और जो भलसोना का पुल है, वहां तक जो है पूरा जाम वाम लग गया था।
पूरी अव्यवस्था हो गई थी। तीसरी बात यह है कि जयंत चौधरी के नाम पर यह भीड़ आई थी। बेसिकली पहले ये राष्ट्रीय लोकदल की ही रैली होने वाली थी, बाद में इसको संयुक्त रैली में तब्दील कर दिया गया था। अखिलेश यादव को भी बुला लिया गया और यहीं पर घोषणा कर दी इन्होंने कि हमारा गठबंधन हो रहा है। सीटों का तालमेल अभी मतलब पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन मोटे तौर पर इन्होंने घोषणा कर दी। लेकिन जो वहां के रिपोर्टर हैं उनका कहना यह है कि जो कुछ जयंत चौधरी ने कहा और जो कुछ अखिलेश यादव ने कहा वो निराश करने वाली स्थितियां हैं। दोनों ही भाषण कला में परिपक्व नहीं है, अपरिपक्व हैं। जयंत चौधरी तो क्या कहना चाहते थे, क्या मैसेज देना चाहते थे, यही लोगों को पता नहीं चल पाया। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल ये लोग करते हैं, जिस तरह के तौर तरीके अपनाते हैं, या जिस तरह के गप मारते हैं कि 3 लाख की भीड़ थी या 2 लाख की भीड़ थी, हालांकि मैं अगर चुनावी रैली है तो 50-60 हजार की भीड़ को भी कम नहीं मानता। तो अगर आप उतनी ही घोषित करके चलें तो शायद जमीन पर आपके पैर रहें। और जहां तक सवाल है कि इनकी संभावनाएं क्या हैं, जब आप आगे पूछेंगे तो बताएंगे, लेकिन पिछले चुनाव के आंकड़े आपके पास भी हैं, मेरे भी हैं, सबके पास हैं कि वेस्ट यूपी में क्या हाल हुआ था राष्ट्रीय लोकदल का भी और समाजवादी पार्टी का भी। जी अभिषेक जी, अब आप हमें पहले तो आप ये बताइए कि आपका जो भी सर्वे हुआ था, जो जी उसके आंकड़े थे, उनकी क्या हाइलाइट्स थी, वो आप पहले बताएं और उसके बाद फिर हम आपसे आगे प्रश्न पूछेंगे। सर, लेकिन उससे पहले मैं ओमकार सर की जो बात है वो कंटिन्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि जयपुर डायलॉग की टीम का लड़का देवराज वहीं पे था, इसी रैली को कवर कर रहा था। आज मैं आपके दर्शकों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। इस रैली ने समाजवादी पार्टी की सरकार की संभावनाओं पे मूत्र विसर्जन कर दिया है। इस क्या कर रैली दिया? में मूत्र विसर्जन कर दिया है। अरे भाई, पेशाब में चिराग जल रहे हैं, आप मूत्र विसर्जन करा रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा सर, क्योंकि पहली बात, उस रैली में मुसलमान ज्यादा नहीं आए थे, ये कंफर्म्ड है। दूसरी बात, 50-60 हजार की भीड़ थी, वो कौन थे? पश्चिमी यूपी बहुत सेंसिटिव है और इसको आपने प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी के पिच पे सजा के दे दिया। अब यहां से ये मूत्र विसर्जन को उठा करके कि मुसलमान क्या करेंगे तुम्हारे साथ, ये पूरा इनके लिए पिच बना के तैयार किया। और यहां से तो पीएम आपको ध्वस्त कर देंगे, खा जाएंगे। आज तो पहला ही हमला हुआ है लाल टोपी पे। आने वाले समय में भाषण कला में जो जैसा कि ओमकार सर बता रहे थे, मैं उसको पॉइंट आउट फिर से कर दूं, जो अपरिपक्वता दिखी है वो मतलब बताता है। पिछली बार इन्होंने कहा कि 2 यूपी के लड़के, इस बार एक लड़का बदल गया है, दूसरा भी जो लड़का आया है वो बेड़ा गर्क करेगा। अब मैं अपने पोल के बारे में बता दूं, जो कि 4 दिन पहले मैंने अपने चैनल पे किया है था, टीम जयपुर डायलॉग्स की मदद से। हमने बीजेपी की जो सीट की पहले जो वोटिंग परसेंटेज है उसको बढ़ा के 43% कर दिया है। पहले मैं 41.7% किया था। उसका जी। कारण, जिस प्रकार से पश्चिमी यूपी में एक बार फिर से माहौल बना है और बीजेपी की तरफ से वो फोटो प्रधानमंत्री, और जो पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी की इमेज बिल्ड हुई है योगी जी की तस्वीर की वजह से, ये आप मान लीजिए सर। खास करके पश्चिमी यूपी में बता रहा हूं, हमारे पास हमने खास करके गुर्जर समुदाय के वोटर से भी पूछा था कि एक मूर्ति विवाद हुआ था कि आप नाराज हैं? सर, 100% लोगों ने, लगभग 95% लोगों ने ये कहा है कि थोड़ी बहुत नाराजगी थी, लेकिन योगी जी से कोई नाराजगी नहीं है, किसी भी कीमत पे योगी लाना है। ऑलरेडी पश्चिमी यूपी पोलराइज हो चुका है। अब आप ये समझिएगा, जब पहले ही एक योगी जी की रैली हुई थी, उस भीड़ की तुलना कीजिए और इस भीड़ की तुलना कीजिए। योगी जी की रैली में लगभग 1.25 लाख के आसपास की भीड़ थी और इसमें भी अच्छी खासी भीड़ थी, लगभग 60 हजार के आसपास की भीड़, अच्छी खासी भीड़ मैं कहूंगा थी। तो ये एक तुलनात्मक है जिसे लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब
मैंने सीटें भी बीजेपी की बढ़ाई है सर, 43% वोट शेयर दिया है। उसके अलावा बीजेपी की सीट इस वक्त मैं 280 दे रहा हूँ, अपवर्ड ट्रेंड से अभी भी। वो अब कहाँ जाके रुकेगा उसकी संभावनाएं मैंने ओपिनियन पोल में बोली है कि अभी व्यक्त नहीं की जा सकती, क्योंकि एक बार हम अब अगला ओपिनियन पोल तभी लेके आएंगे जब अनाउंसमेंट हो जाए कि कौन कौन सी सीटों पे कौन कौन से उम्मीदवार उतर है, क्योंकि एक लोकल फैक्टर भी काम करेगा सर। कुछ नाराजगी होती है, कुछ ये होता है, फिर उसको कैसे बीजेपी आला कमान हालांकि इसमें बहुत बेहतर है, वो अपने लोगों को समझाने में कामयाब हो जाए, पर वो क्या समाजवादी पार्टी के लोग जो जयंत चौधरी के सीटों पे, जहां पे जयंत चौधरी लड़ेंगे, वो कैसे टैकल करते हैं उनकी नाराजगी, वो देखने लायक हो। मैंने इसके अलावा समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज सर 28% से घटा के 26% कर दिया है, और ओवैसी को बढ़ा के मैंने लगभग 8% वोट शेयर किया है। एक जबरदस्त मूव दिख रहा है। 8% तो बहुत भारी परसेंटेज है भाई, ये तो कांग्रेस से ज्यादा हो जाएगा। सर आप यकीन नहीं कीजिएगा, मैंने भी बार बार अपने लोगों से पूछा, टीम से पूछा, तुम लोग क्या बोल रहे हो यार, 8% समझते हो, ये असंभव है। उन्होंने बोला कि भैया हमारे पास जो अभी रिपोर्ट है, एकदम से आप बिलीव नहीं कीजिएगा, अलीगढ़ जैसे जगह पे भी एकदम, मतलब वहां पे रुझान है जो कि कोर होना चाहिए था समाजवादी पार्टी का, लेकिन वहां के युवाओं में एक अलग बेचैनी कि इनसे तो कुछ होना जाना है नहीं। तो ये चीजें हैं, लेकिन मैंने फिर भी उसको कंपनसेट किया और लगभग 6% के आसपास रखा। लेकिन वो 6% किसके वोट है सर? अगर ओवैसी को वोट मिल रहा है तो वो किसके वोट है? यूथ, बीजेपी का वोट नहीं है सर। एक तो पहले ही देवबंद, शिया, अशराफ, पशमंदा में मुसलमान यूपी के बटे हुए हैं, उसमें से भी मुस्लिम यूथ जो है वो खींच के जा रहा है ओवैसी की तरफ। 8% यादव, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अभी भी समाजवादी पार्टी 26% मेरे हिसाब से वोट शेयर पे अटकी हुई है। टेक्निकली उनको 22% पे होना चाहिए था, ये मेरी दरिया दिली है, मैं 26% अभी भी दे रहा हूं। अब मुकाबला है सर, आपके दर्शक भी समझदार हैं, 26% का वोट शेयर वर्सेस 43% का वोट शेयर। ये कहां जाके गिरेगा, ये कहां सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे। इसीलिए मैं सीटों का आकलन मैंने कहा है कि ट्रेंड्स अपवर्ड्स है मेरी तरफ से, मान लीजिए मिनिमम है, मैक्सिमम कहां जाके जाएगा मैं अभी आकलन नहीं कर सकता, कोई आकलन नहीं कर सकता। हो सकता है 350 भी चला जाए भविष्य में। आप हमें मुसलमानों का मत विभाजन बताएंगे किस प्रकार से हो रहा है? हाँ हाँ हाँ, ये पहले मैंने सर आपके दर्शकों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, वो मेरा ओपिनियन पोल जाके देखा है जहां पे मैंने एबीपी का किस प्रकार से एक्सपोज किया है। सी वोटर के एडिटर है मिस्टर खालिद, जो कि इंटेंशनली इस पोल को बाइपोलर बनाना चाहते हैं। और कंफ्यूजन देखिए सर, आप ने चूंकि इतने सारे चुनाव करवाए होंगे, देखे होंगे लाइफ में, एबीपी सी वोटर कहता है कि योगी जी को 43% लोग चाहते हैं कि वो दोबारा चीफ मिनिस्टर बने। अब मजाक सुनिए सर, वही एबीपी सी वोटर कहता है कि बीजेपी को 40% वोट शेयर। अब एक तरफ तो अभिषेक चाहता है कि संजय जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन मैं वोट ओमकार चौधरी सर को करूंगा। ऐसा कहीं होता है सर? इसीलिए मैंने कहा इंटेंशनली उनके जो एडिटर है खालिद, वो न केवल पूरे पोल को, पूरे यूपी को अपने अंडर इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं और बाइपोलर कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं। मुझे अभी भी बहुत ज्यादा पशमंदा वोटर मिले जो बीएसपी की तरफ बहुत इंक्लाइंड है, उन्हें मायावती में अभी भी अपना जो है मसीहा दिखता है। मायावती की लखनऊ की रैली सर याद कीजिए, ये लोग पूरा खान मार्केट मीडिया हाउस जो है उस रैली को नजरअंदाज करना चाहता है। अखिलेश यादव की रैलियों में जितनी भीड़ थी, उससे कहीं ज्यादा भीड़ लखनऊ की रैली में, मायावती की रैली में थी। पर क्या किसी ने ईमानदारी से कवर करने का प्रयास किया? चूंकि वहां भी हमारे रिपोर्टर अदिति जी वहां पे थी सर, वो भीड़ बुलाई हुई भीड़ नहीं थी। उसमें उस भीड़ में आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई भाजपा का वोटर है या फिर कोई ऐसा वोटर है जो दूसरी पार्टी का है। वो सारे के सारे बहन मायावती जी के साथ खड़े हैं। हमारे सर्वे के अनुसार अभी भी मायावती जी को 18% मत मिल रहे हैं, और ये बहुत अच्छा मत है जो कि अखिलेश यादव को हिला सकता है। और अगर हमारा पोल सही डायरेक्शन में जा रहा है, यहां से 2-3% समाजवादी पार्टी और नीचे आएगी सर।
इसीलिए मैंने जी। टर्म यूज किया था कि मूत्र विसर्जन हुआ है आज इस रैली। तो जो मुसलमानों का जो धड़ा है उसमें आप शिया और सुन्नियों का अशराफ पसमानदा ये वोट किस प्रकार से विभाजित होता देख रहे हैं? सर देखिए, एक बड़ा चंक है जो समाजवादी पार्टी को वोट मुसलमानों का देता है और देना चाहता है, क्योंकि ऐसा मीडिया कवर कर रही है कि बाइपोलर है। लेकिन अगर आप लगातार कवर कर रहे हैं और ओम प्रकाश सर तो उत्तर प्रदेश के हैं और मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर लफ्ज समझेंगे, तो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से, और ये लोग मोदी जी को हिटलर कह ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी भी लखनऊ के जो है शिया मुसलमान जो है वो बीजेपी को वोट करते हैं। उन सबको हम लोग जानते हैं। अब दूसरा फैक्टर सर, इसी चैनल पे मैं बताता हूं, जो कि और चैनल पे शायद कोई बताएगा भी नहीं। पूरा वो गाजियाबाद के एरिया में जिस प्रकार से टीम यति नरसिंहानंद गिरी लगी, उसका भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और अब तो त्यागी बन चुके हैं रिजवान साहब। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी हैं, तो ये सारी चीजें जो है पूरे यूपी में काम करेंगे सर। और मैं हमेशा कहता हूं कि पीएम मोदी हमेशा एक बात कहते हैं कि चुनाव के समय मैं अलग बातें करता हूं, विकास की बात ठीक है, लेकिन आज जिस प्रकार से उन्होंने टोपी को काउंटर किया और फियर फैक्टर जो 2015-14 में हुआ करता था, जब लड़कियों की बलात्कार के बाद लाशें जो है पर्यावरण दिवस के नाम पे लटकी रहती थी पेड़ों पे, उन सबको जिस प्रकार से वो याद दिलाने में माहिर है, इन बच्चों को पता नहीं चलेगा कि कब जो है इनका पत्ता साफ हो। हाँ, मुलायम सिंह है नहीं, शिवपाल को ये साथ ले नहीं रहे हैं इसीलिए मैंने और कहा। और सर शिवपाल यादव तो अभी ये संभावना है कि चूंकि हो नहीं पा रहा है सीटों का एडजस्टमेंट, अगर शिवपाल यादव 5-7 सीटों पे भाजपा के साथ मान गया, फिर आप देखिए खेल, जो कि ऑलरेडी बैकडोर टॉक स्टार्ट हो गई है। सही है, बिल्कुल सही है। और एक जो बात बार-बार कही जाती है कि साहब कि ब्राह्मण जो है वो बड़ा नाराज़ है योगी से, उसकी क्या स्थिति है आपके इस सर्वे में? वो तो खैर मैंने सर्वे में भी दिखाया और उसके सबूत भी दिए हैं। स्पेशली मैंने बातचीत सुनवाई है उस ओपिनियन पोल में, सिर्फ ब्राह्मणों से स्पेशली, कि क्या फैक्ट है। हमारे सर्वे के अनुसार 90% ब्राह्मण बिल्कुल एकदम खड़े हैं योगी जी के साथ, और वो दिखता है। वो आप चाहे बनारस जाइए, प्रयागराज जाइए, या फिर आप विंध्याचल चले जाइए, कहीं भी जाइए, कानपुर जाइए, उससे ज्यादा ब्राह्मणों का तो कहीं वर्चस्व नहीं होगा, ये आप तो जानते हैं। कानपुर एरिया में वहां चलिए, एकदम बेबाकी से बोलते हैं मोदी नहीं तो और कौन, योगी नहीं तो और कौन। और बड़ा मतलब उनको कॉन्फिडेंस है कि वो 300 साढ़े वो तो 300-350 सीटों की अभी से वो बात कर, जबकि अभी उतना टेम्परेचर पीक पे पहुंचा नहीं। जी। और मैं जो इन्होंने कांग्रेस ने जो हवा बनाई थी, लखीमपुर कांड और ये सब किया था, उनकी क्या स्थिति है? ये तो सर आप ओमकार सर से भी पूछ सकते हैं, इसका जवाब आपको एग्जैक्ट चलिए, मिल जाएगा कि आप तो एक बार फिर से हमको सीटों की संख्या बता दीजिए, फिर हम ओंकार सर के हाँ, पास चलते हैं। समाजवादी पार्टी को मैंने 60 से 70 सीटें दी है, ये मेरी दरिया दिली है। बीजेपी को 280 प्लस दी है, और मायावती जी को मैं 18-19% वोट के बावजूद जो है अभी सीटें ज्यादा नहीं दे रहा हूं, क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी बहुत ज्यादा सीटों में, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से 15 से 20 सीट वो लेके आ सकती कांग्रेस का खाता है। मुझे नहीं लगता कि 5 सीट वो क्रॉस करेगी। खाता खुल जाएगा। चलिए, ये आपने बहुत अच्छी बात हाँ कही। अब हाँ, हम पूछते हैं ओंकार जी से। क्या ओंकार जी, आपने तो कांग्रेस बहुत लंबे समय तक कवर की है, जी जी। तो ये बहन प्रियंका का डंका जो है वो, उसमें कोई आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है? और कांग्रेस हेडक्वार्टर पे क्या स्थिति है, वो कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए संजय जी, आप अगर राजनीति में हैं, आप अगर कुछ करना चाहते हैं, चुनाव के समय कम से कम आप
घर से बाहर निकलें, लोगों के बीच जाएं, ये तो कम से कम वो दिखा रही हैं प्रियंका वाड्रा। वो अब भी अगर घर से नहीं निकलती और जब चुनाव घोषित हो जाते और तब जनसभाओं को संबोधित करती, तब मुझे शिकायत हो सकती थी या किसी को भी शिकायत हो सकती थी। पर कम से कम चुनाव घोषणा से 6 महीने पहले से वो सक्रिय तो हैं, वो ज़मीन पर तो जा रही हैं, वो लोगों के घरों तक तो पहुँच रही हैं। चाहे लखीमपुर खीरी हो, चाहे कोई दूसरा कोई ऐसा घटना हुई हो, उनके घरों तक जा रही हैं। कहीं छुट-पुट कुछ प्रोग्राम वगैरह भी कर रही हैं, करती तो दिख रही हैं, उछल-कूद तो बहुत कर रही हैं। एक बहुत पुराना किस्सा याद आ रहा है। जंगल में जो बाकी के जानवर थे, वो शेर से नाराज़ हो गए, क्योंकि वो रोज़ एक किसी जानवर को खा जाता था, तो बहुत ज़्यादा असंतोष हो गया। उन्होंने तय किया कि भई ऐसा है, ये राजा ठीक नहीं है, इसको बदलो। तो सब इकट्ठा हो गए, सब पीड़ित थे, सबकी सभा हो गई और कहा कि भई हम आपको राजा नहीं मानते। तो शेर ने कहा कि भई ऐसे कैसे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम सब एकजुट हैं, हमारा एक मत है, अब से आप राजा नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब फिर चुनाव करा लीजिए। चुनाव की घोषणा हो गई, मुनादी हो गई, प्रचार शुरू हो गया, उसके बाद चुनाव हुआ। वो तो वो और उसका कुनबा शेर का वो एक तरफ रह गए और बाकी सब ने बंदर को राजा चुन लिया, वो भी शेर को चिढ़ाने के लिए। अब चुन तो लिया उन्होंने शेर को चिढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ ही दिन बाद शेर ने एक लोमड़ी के बच्चे को दबोच लिया और दबोच करके बैठ गए। अब लोमड़ी जो है वो इधर-उधर घूम रही है, देख रही है कि राजा साहब कहाँ हैं। अब बंदर तो कहीं दूर दिखाई दिए एक पेड़ पर बैठे हुए। वहाँ जाकर के उन्होंने गुहार लगाई कि देखो शेर ने मेरे बच्चे को पकड़ लिया है, उसको छुड़ाओ किसी तरीके से। वो चल दिया उसके साथ, कूदता-फांदता, वहाँ पहुँच गया, वहाँ तो भीड़ लगी हुई थी, सारे जानवर इकट्ठा थे। तो बंदर की हिम्मत शेर के पास जाने की तो थी नहीं। आस-पड़ोस के जितने पेड़ थे, उन पर वो उछलता-कूदता रहा, उसको घुड़की देता रहा, ताकि वो उसको छोड़ दे, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। तो लोमड़ी कहने लगी, "आप कर क्या रहे हैं राजा साहब? इतनी उछल-कूद कर रहे हैं, वो बच्चे को छेड़ नहीं रहा, वो तो खा जाएगा।" तो उसने कहा, "भई मेरी भाग-दौड़ में, मेरी उछल-कूद में कोई कमी हो तो बताओ।" तो मैं तो मतलब जितनी उछल-कूद कर सकता था, जितनी भाग-दौड़ कर सकता था, मैं कर ही रहा हूँ। तो अब प्रियंका आप जो है वाड्रा वो बंदर-बंदरिया की बात करेंगे तो आपके ऊपर जो है मानहानि का दावा लग जाएगा। तो प्रियंका वाड्रा का हाल यही है कि वो इस समय उछल-कूद तो करती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन सवाल है कि आपका बेस कहाँ है? कभी कांग्रेस का एक बेस हुआ करता था, मुस्लिम हुआ करते थे, ब्राह्मण हुआ करते थे, दलित हुआ करते थे, वो कहाँ है आपके पास? जब आपके पास कोई बेस वोट ही नहीं है। ब्राह्मणों के खिलाफ तो वो खालिस्तानियों का प्रचार कर रही थी। हाँ, लखीमपुर खीरी में आपने देख लिया कि क्या हो रहा है, कि लखीमपुर खीरी में तो वो ब्राह्मणों के खिलाफ ही लड़ रहे हैं कि अजय मिश्रा को बर्खास्त करो, और अब भी इन आंदोलन जीवियों के ज़रिए यही करवा रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि ठीक है, आप भाग-दौड़ कर रहे हो, दिखाई दे रहे हो, ये आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो या लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो या पार्टी के बाकी नेताओं को बेवकूफ़ बना रहे हो, ये तो आप जानो। पर इसका हासिल क्या होने वाला है, जब तक के आपके हाथ में कोई बेस वोट ना हो। एक तो बेस वोट हो, और जिन मुसलमानों के लिए आप सलमान खुर्शीद से किताब लिखवाते हो, किसी दूसरे से कुछ करवाते हो, इस तरह के झाड़-फूँक कराते हो कि कम से कम मुसलमान हमारी तरफ आ जाए। कुल मिलाकर के तो इनका प्रयास ये है ना कि पूरे देश में अगर मुसलमान हमारे पास किसी तरीके से आ जाए, तो कुछ दूसरी जातियाँ भी आ सकती हैं। पर जहाँ तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, वहाँ मुसलमान अखिलेश यादव को या असदुद्दीन ओवैसी को देखेंगे या कांग्रेस को देखेंगे, जिसके पास कुछ है ही नहीं। तो इसलिए जो अभिषेक तिवारी कह रहे हैं कि 5 सीटें आ जाएँगी, मुझे 5 भी आती हुई दिखाई दे नहीं रही हैं। क्योंकि
क्योंकि जो 2 इनके पिछली बार चुन करके आए थे, राकेश सिंह और अदिति सिंह, वो भी भाग गए। मतलब रायबरेली की अगर हम बात करें तो, जहाँ बिल्कुल अभी कम से कम पिछले लोकसभा चुनाव में तो वो सीट इन्होंने किसी तरीके से बचा ली, या रायबरेली वालों ने ही इनकी इज्जत रख ली। पर वहाँ से भी एमएलए अगर भाग रहे हैं आपके पास से, तो फिर तो कहाँ से आएँगी सीटें? और 5 सीटें भी कहाँ से आ जाएँगी? नहीं ओमकार सर, मेरा ये कहना था, मैंने ये प्रमोद नहीं कहा था तिवारी कि वाली एक 5। सीट आ जाएगी, रामपुर खास वाली। हाँ हाँ, प्रमोद, वो नहीं नहीं निकल सर, जाती। प्रमोद तिवारी वाली निकल जाएगी। मैंने ये कहा था कि 5 सीटें आ जाए तो मैं प्रियंका वाड्रा की अचीवमेंट मानूंगा। हाँ, हाँ। मैंने ये नहीं कहा था कि 5 सीटें आ जाएंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल लग रही है। हाँ, हाँ, लेकिन बहुत मुश्किल। संजय सर, आपने इतना कभी कंफ्यूजन किसी पार्टी के अंदर नहीं देखा होगा कि पंजाब में वो एक ईसाई को चेहरा बनाती है, चन्नी को, वहां पे वो हुले लैया कर रहे हैं। समझिए, सलमान खुर्शीद से हिंदू विरोधी बयान दिलवा रही है। लखीमपुर आपने देख लिया, और वो ये चाहती है कि कुछ ब्राह्मण वोट उसको अभी भी मिल जाए, कुछ हिंदू वोट अभी भी मिल जाए, और मुसलमान वोट का बेस उसके पास है नहीं। मतलब वो चाहती क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है इस वक्त कांग्रेस की, वो खुद कांग्रेस के लोगों को समझ नहीं आ रहा। ग्राउंड लेवल पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। नहीं नहीं, ग्राउंड लेवल पे तो हमें आज तक सर, इतने दिन से हमारे लड़के यूपी में घूम रहे हैं, जयपुर डायलॉग्स की टीम के लड़के इतने दिन से घूम रहे हैं। हमें डिबेट में बीएसपी का सपोर्टर मिलता है, हमें डिबेट के दौरान समाजवादी पार्टी मिलता है, असदुद्दीन ओवैसी का यूथ समर्थक मिल जाता है। लेकिन आज तक सर हमें कोई हार्ड कोर कांग्रेसी जमीन पे नहीं मिला है जो ये लड़ सके यूपी में कि इस बार प्रियंका वाड्रा जी की सरकार। वो या तो इंक्लाइंड रहता है समाजवादी पार्टी की तरफ या फिर बीएसपी की तरफ। अब मिले तो बताऊंगा सर। अभिषेक जी, ये बताइए, 13 तारीख को विश्वनाथ धाम का उद्घाटन है, मैं इसका खुद क्या जाऊंगा। प्रभाव पड़ने वाला है? बहुत जबरदस्त सर। आपने तस्वीरें दिखी होंगी, और आपकी बैकिंग टीम के पास अगर हो तो मैं कहूंगा दिखाइएगा। मतलब अद्भुत फर्क है। और बनारस के लोग, सबसे बड़ी बात, इस परिवर्तन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बड़ा अच्छा एक वहां पे पप्पू की अड़ी है सर, एक फेमस बनारस में, जहाँ पे अक्सर पॉलिटिकल डिस्कशन मिल जाता है। तो 90 वर्षीय नवयुवक मुझे मिले थे, वो अपने आप को नवयुवक कहते थे, तो मैंने भी उसी नाम से बोला। उन्होंने कहा कि मुझे हंसी आती है कि लोग कहते हैं मोदी जी तो औरंगजेब हो गए, मंदिर के पास के गलियारे और ढांचा तोड़ रहे हैं। अरे, औरंगजेब ने मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाए थे, इन्होंने पुराने खंडहर मंदिरों को पुनर्जीवित किया है और नया मंदिर बनाया है। आप ये समझिए कि एक ना एक दिन ये ढांचा तो खत्म होना था, उससे बेहतर और भव्यता लानी चाहिए। वो काम हो रहा है, ये वाकई बहुत जबरदस्त है। और वो सर मुझसे 90 साल उम्र के उनकी है, और वो बहुत, आपको मिल जाएंगे अगर कोई बनारस के हो तो पप्पू की अड़ी पे जाएं, वो सुबह शाम वहां पे मिलते हैं चाय पीते हुए, और बहुत फेमस जगह है वहां पे। वहां पे जो मुझे रिपोर्ट्स मिले ग्राउंड पे, अद्भुत है सर वो। मतलब मुझे तो लगता है कि इसका फर्क पूरे पूर्वांचल में आपको दिखेगा। वैसे भी पूर्वांचल में मोदी जी का बैठ बहुत बढ़िया है, और योगी जी का भी। लेकिन ये एक अलग लेवल का, पहले ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ये हो चुकी है, और अब कॉरिडोर। दूसरी चीज सर, आपने ओमकार सर ने भी मिस किया। इस वक्त जो फायर ब्रांड है बीजेपी की तरफ से, वो योगी जी नहीं है, वो केशव प्रसाद मौर्य है, और एकदम फ्रंट से लीड कर रहे हैं। अभी तो लास्ट कुछ दिन पहले उन्होंने क्लियरली मथुरा को लेकर के एक हिंट दिया था, जिस पर से ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था, और ये बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित मिस कर रहे हैं कि अगर केशव प्रसाद मौर्य जिस हिसाब से फायरिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ा तबका है सर मौर्य वोटर का, इसका क्रिस्टल क्लियर मतलब यह है कि बैटिंग जो है फायर ब्रांड में हिंदुत्व के नाम पे बहुत तेज होने वाली है। सिर्फ योगी जी और मोदी जी नहीं दिखेंगे, केशव प्रसाद मौर्य ने अपना संभाल लिया है, और बहुत अच्छा संभाल रहे हैं। अनुप्रिया पटेल वहां पे ऑलरेडी अब दिखने लगी है मिर्जापुर में, हाथ जोड़ने लगी है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि शायद 7 या 8 सीटें बीजेपी इस बार भी देने वाली है।
तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। उनको भी पता है कि अगर 8 सीट भी मिलेगी तो उनके मुताबिक, और 8 की 8 सीटों में वो जीत जाएगी। तो यानी अब कांग्रेस से बड़ी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में, वो अपना दल हो जाएगी अनुप्रिया पटेल की। विन विन सिचुएशन है। एक चीज और बताना चाहता हूँ, राजभर समुदाय, वो बंदर की गुलाटी वाली ओम प्रकाश सर ने बात कही, मैं उसको थोड़ा और बोलता हूँ कि गुलाटी में कोई कमी रह गई हो तो बताइए। समाजवादी से बात नहीं बनी, ओवैसी से बात नहीं बनी, घूम फिर के कह रहे हैं सर 2 सीट दे देंगे, 3 सीट दे देंगे, एंट्री रख लीजिए सर बीजेपी। और वो भी इसलिए तैयार नहीं क्योंकि एक्चुअली में राजभर का वोट बीजेपी के साथ कंसोलिडेटेड है, अभी भी खड़ा है। तो लोग कह रहे हैं छोड़ो यार, इसको देने की जरूरत है, वो तो हमारे राजभर वोटर हमारे साथ है ही है, क्योंकि उनके छोटे भाई बीजेपी के साथ है। अच्छा। हाँ, तो ये है स्थिति सर। बिल्कुल, और मैं सभी से अनुरोध करूंगा, आप देख रहे हैं नीचे ये जेडी एटीएस पोल के आंकड़े, और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया जेडी एटीएस पोल को सपोर्ट करें, और उसको सपोर्ट करने के लिए आप अभिषेक तिवारी जी के चैनल पर जाकर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करें, क्योंकि हमारी टीम जो है वो घूम रही है गांव-गांव, तो उसके लिए भी कुछ हमें सहयोग की आवश्यकता है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इतना उपकार अवश्य करें। और अब मैं वापस चलता हूँ ओंकार जी के पास। ये काफ़ी बीच में ये दिखा था, और हमने आपने भी नोटिस किया था कि योगी जी और मोदी जी में कुछ विषयों को लेकर मतभिन्नता थी। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल दोनों की जोड़ी जो है वो ज़बरदस्त एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए बैटिंग कर रही है, और जो सामने वाले जो बॉलर हैं, अगर यदि क्रिकेट का उदाहरण दिया जाए तो वो पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको कैसे काउंटर किया जाए। एक्चुअल में संजय जी, जो मैंने रीड किया है, नरेंद्र मोदी बहुत कैलकुलेटिव तरीके से काम करते हैं। कब उनको क्या करना है ये उनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। यानी राजनीतिक समझ उनकी, अभी तक कम से कम कोई दूसरा चेहरा तो मुझे नहीं दिखाई दिया कि कब क्या स्टेप लेना है, वो अच्छे तरीके से जानते हैं। जब से वो राजभवन की तस्वीरें सामने आई हैं, कंधे पर हाथ वाली, उसके बाद से तो थोड़ी-सी झुंझलाहट, थोड़ी-सी कुंठा उस दिन कुछ पॉलिटिशियन की सामने आई थी। अखिलेश यादव ने कुछ-कुछ कहा था, कुछ दूसरे लोगों ने कहा था। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ आपको, जब से नरेंद्र मोदी सेंटर की राजनीति में आए हैं, तब से हम लोग ये लगातार नोटिस कर रहे हैं कि जब-जब किसी राज्य में चुनाव आ रहे होते हैं, वो चुनाव की घोषणा से 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने पहले से कुछ परियोजनाएँ वहाँ कंप्लीट हो रही होती हैं। कुछ नई परियोजनाओं के लिए शिलान्यास के कार्यक्रम वो रखवा देते हैं। अब उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से पहले पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा था, दूसरे राज्य जिनमें चुनाव हुए वहाँ भी हमने देखा है कि कुछ-कुछ परियोजनाएँ कंप्लीट हो गई, उनके उद्घाटन किए, उनको राष्ट्र को समर्पित किया। यहाँ भी आप लगातार देख रहे हैं, चाहे अभी नोएडा जेवर वाला जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका शिलान्यास करने वाली बात हो, उससे पहले भी कई परियोजनाएँ उन्होंने राष्ट्र को समर्पित की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सबसे बड़ी तो वो है। हाँ, वो तो अभी 15 दिन पहले उन्होंने समर्पित किया, और अब काशी विश्वनाथ जा रहे हैं, जो वाराणसी का, काशी नगरी का जो कायाकल्प वो कर रहे हैं, यानी तब गोरखपुर का मज़ाक फर्टिलाइजर प्लांट भी बहुत पुरानी एक मांग बिल्कुल। थी पूरे पूर्वांचल की। करेक्ट और सर। अभी 18 तारीख को गंगा एक्सप्रेस का वो शुरुआत करेंगे शाहजहाँपुर से। तो एक मैसेज सीधे-सीधे वो पब्लिक में देना चाहते हैं। जब वो डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, तो उसको ज़मीन पर उतारते हुए भी दिखाई देते हैं। एक मैसेज देते हैं कि देखो, जो टाइम तय किया था इन परियोजनाओं का, उस टाइम फ्रेम में ये पूरी भी हो रही हैं। शुरू भी हमने की थी, इसका उद्घाटन भी हम कर रहे हैं, आपको समर्पित कर रहे हैं,
और नई परियोजनाओं का सूत्रपात करते हैं, शिलान्यास करते हैं, तो एक और उम्मीद जगा देते हैं कि भाई अगर सेंटर के साथ यूपी में भी इन्हीं की सरकार रही या दूसरे राज्यों में भी इन्हीं की सरकार रही, तो जिस तरीके से ये उद्घाटन हुए हैं योजनाओं के, उसी तरीके से ये परियोजनाएं भी मूर्त रूप लेंगी। तो नरेंद्र मोदी कोई सांप्रदायिक बातें नहीं करते हैं, किसी तरह की धर्म की, जाति की, दूसरे तरीके की बात नहीं करते। हाँ, उन पर कोई ठेल ही दे तो वो फिर अपनी जाति बता देते हैं कि मैं किस जाति से हूँ। उसके लिए उन्होंने नीचे वालों को छोड़ा हुआ है, जिसका जिक्र अभी अभिषेक कर रहे थे कि मौर्य साहब जो हैं, वो किस तरीके से गुलेल से छोड़ रहे हैं और वो सही ठिकाने पर जाकर के लग रही है, और जिनको तिल मिलाना है वो तिल मिलाएंगे। वो 10-5 दिन, 2 दिन, 4 दिन उस पर बयानबाजी शुरू होगी, टीवी डिबेट शुरू हो जाएंगी, एक माहौल बन जाएगा, घरों में बैठे हुए, ड्राइंग रूम में बैठे हुए लोग सुनेंगे, उनके खून खोलेंगे, एक परसेप्शन क्रिएट होगा पार्टी के लिए, और इस तरीके से धीरे-धीरे ध्रुवीकरण होता है। यानी कई स्तर पर भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाती है, किसका क्या काम है, मुझे लगता है कि ये तय है, किनको कब क्या बयान देने हैं, मुझे लगता है ये भी तय है, और जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। जिस चीज़ की चर्चा आप कर रहे थे कि योगी और मोदी में कुछ मसलों को लेकर के कुछ था, तो मीडिया में ज़्यादा था, और मुझे लगता है कि वास्तविकता में ये हर जगह होता है, केवल मोदी और योगी की बात नहीं है। इसी तरह की चीज़ें कहीं न कहीं खट्टर के बीच में, मोदी के बीच में भी हो सकती हैं। इसी तरह की चीज़ें शिवराज सिंह के और मोदी जी के बीच में भी हो सकती हैं। दूसरे मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री के बीच में भी हो सकती हैं। ये इसलिए ज़्यादा इसको तूल दिया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक पूरा तबका है, एक पूरा इकोसिस्टम है, जो इन विवादों को तूल देना चाहता है और उसका सियासी लाभ उठाने की कोशिश करना चाहता है। पर जैसा मैंने कहा है कि नरेंद्र मोदी एक अलग तरह के लीडर हैं। उनको पता है कि अगर इस तरह की चर्चाएँ चल भी रही हैं, अगर फैलाई भी गई हैं और अगर कुछ था भी, तो उसको कब ठीक कर लेना है ताकि उससे किसी तरह का कम से कम पार्टी को नुकसान ना हो। एक बात जी। और कहूँगा संजय सर, वैसे तो ये पोल सिर्फ उत्तर प्रदेश का है, लेकिन चूंकि जयपुर डायलॉग्स की टीम और अभिषेक तिवारी की टीम इस वक्त देहरादून में भी है, और मैंने स्पेशली उन लोगों को भेजा था कि आप उत्तराखंड और बॉर्डर एरिया को भी थोड़ा सा देख लें। तो 2-3 चीजें, अभी 2 परियोजनाएं शुरू की है। एक तो देहरादून और ये पहुंचने का, ऋषिकेश पहुंचने का 2.5 घंटे में सफर, मोदी जी, बड़ा ड्रास्टिक परिवर्तन हुआ है पिछले पोल और इसमें। मेरे ख्याल से उत्तराखंड में बीजेपी बहुत अच्छे पोजीशन पे आ गई है, और कांग्रेस उतने ही खराब पोजीशन पे आ रही है अपनी ही नीतियों के कारण, अंदरूनी लड़ाइयों के कारण। देवस्थानम बोर्ड, जयपुर डायलॉग्स की मांग मान ली गई है, वो पूरी तरह से जी, निरस्त हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो बहुत बड़ा हम लोगों एक ने बड़ी उपलब्धि है, और ये दिखाती है जो हम बार-बार कहते हैं कि भई आप वोट देके और फिर बिल में मत चले जाइए। बिल्कुल वोट देके जिस पार्टी को वोट दिया है उससे अपनी कीमत वसूलिए वोट की, और वो लोगों ने किया, प्रेशर बनाया, तो उसका परिणाम हमें एक सुखद देखने को मिला, और मुझे लगता है कि इसका जो परिणाम चुनाव पे भी बीजेपी के लिए सुखद ही होगा। बिल्कुल, अभी हम सीटों का आकलन नहीं दे रहे, लेकिन एक अपवर्ड्स मूव है, और 5 मिनट का जिस दिन टाइम मिलेगा, स्पेशली एक रिकॉर्डेड वीडियो मैं जयपुर डायलॉग्स की तरफ भेज दूंगा। जो भी सीट और परसेंटेज के आंकड़े होंगे, अभी तो लड़के पहुंचे ही हैं हमारी टीम के, लेकिन अभी जो हमारे पास मोटा मोटी रिपोर्ट है, बहुत अच्छे पोजीशन में भाजपा पहुंच गई है। हो सकता है कि पिछली बार से कुछ सीटें कम हो जाए, लेकिन कांग्रेस नहीं आ रही, और कांग्रेस सब हो सकता है पंजाब में भी ना आए, लेकिन वो बात की बात। पंजाब में तो बहुत अभी मामला जो है वो पूरा गड्डम गड्ड है। जब तक वहाँ पर अलायंसेस इत्यादि सब बिल्कुल फाइनल नहीं हो जाए, तब तक वहाँ कुछ भी कहना बड़ा बीजेपी और रिस्की है। कैप्टन अमरिंदर 20 सीट ले आए तो कोई आश्चर्य न करे दुनिया। संभावना है। अब मैं एक बार फिर से जाता हूँ ओंकार जी के पास। किसान आंदोलन का क्या असर रहेगा?
किसान आंदोलन का एक हल्का सा असर तो मुझे देखने को मिल रहा है वेस्ट यूपी में। जो आज की रैली थी, इसमें मोस्टली जाट थे, और जाट अगर इतनी बड़ी संख्या में जयंत चौधरी के लिए आ रहे हैं, आरएलडी के लिए आ रहे हैं, तो इसका एक संकेत तो है, आप इसको नकार नहीं सकते हैं। मैंने आपके ही एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि इस बार जयंत चौधरी को, राष्ट्रीय लोकदल को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें मिलेंगी। उनकी संख्या कितनी होगी, बस ये देखने वाली बात है। वो 5 भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती हैं, पर जितनी मिलेंगी वो भारतीय जनता पार्टी के ही जाट कैंडिडेट को हरा करके इनको मिलेंगी। तो ये अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व समझ भी रहा है, जान भी रहा है, और संभवतः संजय जी, और बहुत सारे कारण गिनाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी मांगे क्यों मान ली, या अब भी जो इनकी बाकी की मांगे हैं उनके सामने सरकार क्यों झुक रही है। पर जो जमीन से चीजें आ रही हैं, जो फीडबैक मिल रहा है, कहीं ना कहीं उसका प्रेशर भी उनके ऊपर है। वो अपने नुकसान को अगर बचाना चाहते हैं वेस्ट यूपी के या दूसरे इलाकों के, पंजाब के, तो जितना वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं उतना शायद बचा नहीं पाएंगे, उससे ज़्यादा देश के दूसरे हिस्सों में उनका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि कई बार आपकी तरफ से कुछ गलत मैसेज चले जाते हैं पब्लिक में, और मैं ये मानता हूँ कि इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का जो फैसला है, ये एक गलत फैसला है, और इसके बहुत गलत संदेश जो हैं उनके समर्थकों में भी गए हैं। बहुत सारे लोग निराश हैं, हताश हैं कि मोदी को ये नहीं करना चाहिए था, इनसे सीधे सीधे निपटना चाहिए था। पर मुझे लगता है कि कहीं ना और मुझे कहीं, लगता है वो अभी भी निपटना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अभी भी रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि वेस्ट यूपी में तो नुकसान दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों पर नुकसान होगा। पंजाब का, जैसा आपने अभी कहा है, थोड़ा गठबंधन वगैरह बन जाए, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कांग्रेस से या दूसरे दलों से कितने लोग आएंगे, इनका संगठन निचले स्तर तक कितना सरसब्ज होगा, प्रभावशाली होगा, और इनके पास लड़ने वाले चेहरे होंगे या नहीं होंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि अकाली दल के साथ गठबंधन में रहते रहते भारतीय जनता पार्टी वहां पनप नहीं पाई कभी भी। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप वहां इवॉल्व नहीं हो पाई, होने भी नहीं दिया अकाली दल ने। और इस वजह से ये जो चुनाव है 2022 का, इसको मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल नहीं मानता हूं कि कोई संभावना भारतीय जनता पार्टी की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, भारतीय जनता पार्टी, सुखदेव ढींडसा, ब्रह्मपुरा, ये सब मिल जाएंगे, और उसके बाद देखना होगा कि मुद्दे क्या सामने रखेंगे। वहां जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को लेकर के नाराजगियां रही है, विश्वमन किया गया है 3 कृषि कानूनों को लेकर के, वो कितना नॉर्मल हो पाया है, लोगों का गुस्सा कितना शांत हो पाया है, धूल कितनी बैठ पाई है, ये सारी चीजें जो हैं आगे निर्भर करेंगी कि ये वहां कुछ परफॉर्मेंस दे भी पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। जी, वैसे अगर देखें तो पंजाब के बॉर्डर पे एलनाबाद है, और वहाँ के जो चुनाव परिणाम आए वे बड़े चौंकाने वाले थे, और अभय सिंह चौटाला चुनाव हारते-हारते बचे, मुश्किल से हाँ, 4-5 हज़ार से। 5 साढ़े 5 हजार के अंतर से ही वो जीत पाए। और पिछली बार जो आम चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें जो उनकी लीड थी वो करीब 12 साढ़े 12 हजार की थी, जो घट कर के करीब करीब आधी रह गई, यानी 5 साढ़े 5 हजार, 6 हजार के आसपास सिमट गई। तो हरियाणा ने तो संकेत दिया है कि आप लाख आंदोलन कर ले, आप लाख काले झंडे दिखा ले, आप मुख्यमंत्री का हेलीपैड खोद दें, मंच तोड़ दें, पर जो जनता है उसका रिएक्शन कुछ और है।
और देखिए, हरियाणा में चूँकि मैं एज एडिटर भी काम कर चुका हूँ, लंबे समय तक कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ के मतदाताओं का माइंडसेट जाटों के खिलाफ क्या है। जब जाट वहाँ हिंसक हुए हैं, आंदोलित हुए हैं, उन्होंने इस तरह के इसकी गोलबंदी की है, तब जो गैर जाट हैं, वो भी उतनी ही तीव्र गति से एकजुट हुए हैं। और यही वजह है कि 2014 में मोदी के नाम पर वहाँ पर बहुमत मिला था। 2019 में मोदी का जलवा चल रहा था, लेकिन मनोहर लाल खट्टर, जो उतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री नहीं माने जाते हैं, उतने कुशल भी नहीं माने जाते हैं, इसके बावजूद गैर जाट होने के वजह से, और जो वहाँ हिंसा की गई थी जाट आरक्षण को लेकर के, कई शहरों को जला दिया गया था, उसकी वजह से जो गैर जाट वोटर थे वो इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी, आने वाले लोकसभा चुनाव में भी यही आपको रुख वहाँ के मतदाताओं का फिर देखने को मिलेगा, जो आपको ऐलनाबाद में दिखाई दिया है। क्योंकि ऐलनाबाद में जो वोट पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो इस आंदोलन के अगेंस्ट भी जो लोगों का गुस्सा है, वो भी आपको वोटों के रूप में परिवर्तित होते हुए दिखाई दिया। जी, तो अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्नों के साथ साथ और भी कोई विषय आएंगे तो उनको भी साथ साथ ले लेंगे। और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और डिस्क्रिप्शन में जाएं, हमें सब्सक्राइब करें और वहाँ से हमें फॉलो भी करें। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. इज लेफ्ट इज राइट। सर जी, आपने देखा क्या वसीम रजवी के साथ सुशांत कैसे बेअदबी से पेश आ रहे थे एनबीटी चैनल पर? उनके सवाल घर वापसी में बाधा डालने वाले थे। हाँ, मैंने देखा था और मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति जो है जो लगातार एक तरह से जिसको कहते हैं कि अंधभक्ति दिखाता रहता है, वो वसीम रिजवी को इतना क्यों? लेकिन वसीम रिजवी ने उसको अच्छे जवाब दिए और मैं होता तो जितेंद्र सिंह त्यागी, हाँ सॉरी जितेंद्र सिंह जी, जितेंद्र नारायण त्यागी ने। और यदि मैं होता तो मैं तो इसकी बैंड बजा देता क्योंकि इसके सवाल इसी प्रकार के थे। जी, अरिंदम चौधरी, ओंकार सर को सुनकर दूरदर्शन के पुराने जमाने वाले न्यूज बुलेटिन की यादें ताजा हो जाती। तो क्या कॉम्प्लीमेंट कहूँ, माना जाए। धन्यवाद ही कहूँगा। कॉम्प्लीमेंट ही है, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट है। और आज तो है भी वैसे टाई वाई जैकेट वैकेट में, तो ऐसा लग रहा है कि एंकरिंग कर रहे हैं। राजेश्वर पचौरी, आज की अखिलेश और जयंत की जनसभा से जाट लैंड में क्या सिचुएशन रहेगी बीजेपी की? अभी मैंने बताया था कि वहाँ पर कुछ सुगबुगाहट तो है, और हालांकि मैं ये नहीं मानता हूँ कि अजीत सिंह कोई बहुत लोकप्रिय नेता थे। बहुत लोकप्रिय होते तो ना बागपत में हारते, ना मुजफ्फरनगर में हारते। 2014 और 2019 में लगातार 2 चुनाव हारे हैं। जयंत चौधरी भी लगातार 2 चुनाव हारे हैं, एक मथुरा से 2014 में और 2019 में फिर बागपत में। तो इतने लोकप्रिय नहीं, लेकिन चूंकि उनका देहावसान हुआ है कोरोना काल में, और जयंत चौधरी एक गठबंधन बना करके उतर रहे हैं, इस उम्मीद में उतर रहे हैं कि शायद जाट वोटर फिर से उनकी तरफ आएंगे और अखिलेश यादव की वजह से मुसलमान वोट भी उनको मिल जाएंगे। लेकिन 2013 की जो यादें हैं, जो घटना मुजफ्फरनगर में हुई थी, वो अभी भी लोगों के जहन में हैं। तो कुछ कुछ सीटों पर हो सकता है विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाए, कुछ कुछ सीटों पर, लेकिन अभी भी वेस्ट यूपी में ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी ही चढ़ती कला पर है। सर एक बात जी मैं कहना हाँ, चाहता हूँ, हाँ बताएं। 2019 के लोकसभा चुनाव में
मायावती और अखिलेश यादव ही साथ में नहीं थे, साथ में जयंत आरएलडी भी चौधरी साथ भी में थी। थे। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि साथ में जयंत चौधरी भी थे। इस बार मायावती नहीं है सर, लोग इस पॉइंट को मिस कर रहे हैं जो कि हमारे सर्वेयर ने मिस नहीं किया है सर। इसलिए पश्चिमी यूपी में जितनी आसान चीजें दिख रही है जयंत चौधरी के लिए, वो वास्तव में, हाँ, किसान आंदोलन का एक फैक्टर है थोड़ा बहुत, अब लेकिन कांग्रेस का भी अप्रत्यक्ष हाँ, मैं अभी अलायंस था। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। और कांग्रेस का अप्रत्यक्ष अलायंस था, लेकिन अब वो नहीं है। तो जितना दिख रहा है इजी वोट के दिन, क्योंकि मैंने बताया कि अगर योगी जी की सभा में 1,20,000 की भीड़ थी और सामने 60,000 की भीड़, तो वोट भी उसी रेशियो में पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो पश्चिमी यूपी में अभी तो बहुत मजा आने वाला है। जी, आप भी कह रहे हैं कि आपके सर्वे में वहाँ अपवर्ड ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। जी, अगला प्रश्न। एकलव्य सिंह, सबका विकास के आगे जो सबका प्रयास जोड़ा गया है, क्या इसमें एक छुपा हुआ संदेश है कि अब उन्हीं का विश्वास जीतने का प्रयत्न करेंगे जो प्रयास भी करेंगे? नो कमेंट कभी प्लीज। कभी चुनाव तक डिप्लोमेटिक में रहूंगा। तो भाई अभी यहाँ डिप्लोमेसी चल रही है एकलव्य जी, और उत्तर इसका जो है आपको हम अलग से पूछ के बता देंगे। नेक्स्ट। कल्याण राम घंटी या घाटी, I am from Telangana. We are eagerly waiting for a big win in UP for Yogi ji, as we have a huge upsurge for Hindutva here, which in turn make way for a big win in Telangana in 2023. बिल्कुल सही Very कह good. रहे हैं ये। कल्याण बिल्कुल राम तेलंगाना सही जी। कह में रहे तो तेलंगाना से तो जितनी भी खबरें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत सकारात्मक हैं। और जिस तरीके से चंद्रशेखर राव के बारे में, उनके कुनबे के बारे में जानकारियां मिल रही हैं, सूचनाएं मिल रही हैं, तो लोगों का असंतोष है। ठीक है, वो दूसरी बार चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन जो अपेक्षाएं थी तेलंगाना की उनसे, वो अपेक्षाएं तो पूरी नहीं कर पाए हैं, फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने परफॉर्मेंस किया था, तो मुझे लगता है कि 2023 में अगर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहां की सत्ता में आ जाए तो किसी को भी आश्चर्य नहीं होगा। हाँ, वहाँ मुझे काफ़ी अपसर्ज दिख रहा है। मुझे और भी नहीं होगा सर। अभी जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, जिसको प्रेस्टीज पॉइंट बना रखा था, और ईटल राजेंद्र यद्यपि वह टीआरएस से ही निकल के और दोबारा वहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जो विजय जिस प्रकार की वहाँ उनको मिली, उससे ऐसा लगता है कि क्योंकि ईटल राजेंद्र जैसा जो फाउंडर था टीआरएस का, वो निकल के जाए, वो भी एक बड़ी घटना थी। और फिर टीआरएस के पूरे कुनबे के पूरे प्रयास के बाद भी याद रहे कि लोकसभा में टीआरएस की पुत्री स्वयं चुनाव हार गई थी, हार हार गई। गई। कविता। बिल्कुल। बड़ा हमारे मैग्सेसे अवार्डधारी का चेहरा एकदम काला पड़ गया था उस वक्त, हम अभी भी देखते हैं उस वक्त। दंगल जी कह रहे हैं, सर लेट ओंकार जी रीड इट सिंस ही इज फ्रॉम मेरठ। सर, मेरे मोदी नगर के जाट दोस्त ने कहा, यो टिकैत एक बेर मिल जाए तो याकी खाल में भुस्सा भर दो। अरे भाई, मेरे पास भी बहुत जाटों के फोन आते रहते हैं, और कई तो कोई पुलिस इंस्पेक्टर रहा है, कोई किसी सर्विस से रिटायर हुआ है, कोई किसी से हुआ है, और मैं नाम नहीं खोलना चाहता। एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बहुत शानदार खिलाड़ी, उनके पिताजी मेरे दोस्त हैं, उनसे अक्सर मेरी बात होती है। एक दिन सुबह सुबह बातचीत हो रही थी, उनकी पत्नी घूमती घामती जो है वो उनके पास से गुजर रही थी, तो उन्होंने उनसे पूछा कि ओमकार जी से बात हो रही है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, और उन्होंने उनके हाथ से फ़ोन छीन लिया, और छीन करके उन्होंने मुझसे कहा कि जो मोटे भसरे वाला है, इसका मुंह नहीं पीट सकते क्या तुम? भसरा कहते हैं चेहरे को, वो यूपी की जो जाट लैंग्वेज है। बोला ये जो मोटे मुंह वाला है, इसका मुंह नहीं पीट सकते क्या तुम? उसी के जिले के पास के हो,
इसने सारे जाटों को जो है बदनाम कर रखा है, सारी दुनिया में जाटों के बारे में गलत परसेप्शन क्रिएट कर दिया। मतलब लोगों में इतना गुस्सा है। तो ऐसा नहीं है कि जाटों में गुस्सा नहीं है। और देखो, जो गाजीपुर बॉर्डर में भीड़ रहती थी, वहां के आप कभी के भी किसी भी दिन के फुटेज उठा के देख लो, फोटो उठा के देख लो, वहां आपको पंजाब के पगड़ीधारी किसान ज्यादा मिलेंगे पश्चिमी यूपी के जाट किसानों की अपेक्षा। दूसरी बात, अभी 5 सितंबर को जो इन्होंने मुजफ्फरनगर में वो कथित महापंचायत की थी, उसमें भी मुजफ्फरनगर जिले के या वेस्ट यूपी के किसानों की संख्या उतनी नहीं थी जितनी उन्होंने अपेक्षा की थी, बल्कि वो दूसरे राज्यों से ज्यादा भीड़ मंगाई गई थी वहां पर। तो जो इनकी अपनी बालियान खाप है, वहां के कई लोगों के फोन मेरे पास आते रहते हैं, मैं नाम नहीं खोलना चाहता, बल्कि वहां से एक केंद्रीय मंत्री के नजदीकी हैं, वो तो मेरे गांव आ गए थे जब उनको पता लगा कि मैं गांव आया हुआ हूं, और 2 घंटे बैठ करके गए और अंदर की बहुत सारी बातें बता करके गए, नरेश टिकैत के बारे में, राकेश टिकैत के बारे में। तो वो सारी चीजें, क्योंकि बहुत विश्वसनीय आदमी है, सम्मानित आदमी है, उनका खुलासा नहीं करना चाहता, पर इनकी अपनी बालियान खाप में भी इनकी मुखालफत है। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मोदी नगर के जाट हों या दूसरी जगहों के जाट हों, वो भी नाराज हैं इनके तौर तरीकों से। और जो अभिषेक कह रहे हैं वो गलत थोड़ा कह रहे हैं। वेस्ट यूपी का मोस्टली जो मतदाता है, वो चाहे जाट है नॉन जाट है, वो योगी को, मोदी को पसंद करता है। और वो आपको 2014 में भी दिखाई दिया, 2017 में भी दिखाई दिया, 2019 में भी दिखाई दिया, और अब 2022 में भी दिखाई देगा। जी, नेक्स्ट। डार्क मीम सर, वसीम रिजवी जी कब आ रहे हैं पॉडकास्ट पर? एक बार तो आ चुके हैं, आपके जो चल रहा है हमारे ऊपर, लेकिन त्यागी बनने के बाद में नहीं आए हैं। निश्चित रूप से हम उनको संपर्क करके और शीघ्र उनको लाएंगे। एकलव्य सिंह, डिप्लोमेटिक और अनडिप्लोमेटिक, योगी जी जनता का दिल जीत चुके हैं, अब कोई नहीं रोक सकता। जय श्री राम और आप तीनों को प्रणाम। धन्यवाद। मेरा तो लक्ष्य आपको पता है, और मैंने संजय सर को पहले ही बताया कि ओपिनियन पोल और बाकी चीजें अलग है, लेकिन योगी जी को लेकर के हमारा लक्ष्य कुछ और है और जमीन पे हम अलग ढंग से कार्य कर रहे हैं। तो इस वजह से हम अभी नहीं चाहते कि बीजेपी की हम कोई खान मार्केट गैंग थोड़ी है जो इस तरह की चीजें बयान करे कि अंततोगत्वा हमें ही उसका नुकसान झेलना पड़े। वो काम खान मार्केट गैंग का है। नेक्स्ट, विकास पंडित, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी महाराज को केवल एक बार के लिए मुख्यमंत्री चुना ही नहीं था। प्रश्न यह है कि महाराज का मार्ग प्रधान की कुर्सी तक सफल कैसे बनाया जाए। अभिषेक जी। मैं विकास पंडित जी के बात से 90% एग्री हूँ सर। वो दिखता है जो मतलब योगी जी के वोटर जो है ना, वो अभी से ही जान लगा वो बीजेपी से नहीं है सर, उनका कोई दूर दूर तक नाता नहीं। लेकिन वो झंडा लेके अलग से वो पान की दुकान पे मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा आपको, चाय की दुकान पे मिल जाएगा, और वो योगी जी के लिए लड़ कि ये काम कर दिया, ये एक्सप्रेसवे बन गया, बुंदेलखंड में पानी पहुंचा दिया, अब क्या चाह रहे हो, बुंदेलखंड में किसी ने पानी पहुंचाया था क्या? वो खुद विकास के वादों को इतना गिरा रहे जितना एमएलए को शायद पता ना। वहां 400 सीट पे योगी लड़ रहे नहीं, इस बात को सर मैं बहुत सीरियस होकर बोल रहा हूँ, वहां 400 सीट पे योगी लड़ रहे। जी, अगला प्रश्न। राकेश शर्मा जी को धन्यवाद। इसी के साथ प्रश्नकाल समाप्त होता है। आप दोनों महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों को समिट की कामयाबियों के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। हाँ, मैंने 2 शो एंकरिंग की थी तो मुझे भी बहुत बनता है। आपका और ओंकार जी का बाहुबला शो तो टॉप पे चल रहा है। टॉप पे चल रहा है, बिल्कुल। शुभ रात्रि ओमकार सर, प्रणाम सर, आशीर्वाद बनाए रखिए। संजय सर, Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.